मित्रों, मैंने कल विशेष और विशेषण के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था आपको और ये बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। और मैंने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। और जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं वो कतई पढ़ लिए होंगे। अनसीरियस की बात ही नहीं मैं करता, क्योंकि उनके लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो संज्ञा के बारे में मैंने आपसे बताया था कल कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, और सर्वनाम के बारे में बताया था कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, और इनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। तो इसीलिए मैंने संज्ञा और सर्वनाम बताया, क्योंकि आप बाद में ये शिकायत न करें कि हमको ये चीज नहीं पता थी, तो हम ये कैसे समझ पाते। तो आज मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको विशेषण की थियरी बताऊंगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वो थियरी से प्रश्न किया जाता है। आधा प्रश्न यहाँ से किया जाएगा, आपका 4 या 5 प्रश्न यहाँ से फंसेगा। आज के वीडियो से आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये 100% सही बात है, और आप जब पेपर देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको। दूसरी बात कि 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन विशेषण है या विशेष है। हालांकि क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो कई प्रकार का होता है। जब मैं क्वेश्चन विशेष और विशेषण के डालूंगा तो सारी बात करूंगा। पहले आप ये समझिए कि जो विशेषण की थियरी है वो कैसे है और किस प्रकार से प्रश्न किया जाता है। तो याद देख लीजिए, मैंने विशेषण के भेद बताया है, ठीक। तो भेद का मतलब है जब कभी प्रश्न ऐसा किया जाए कि विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आप 4 प्रकार बता दीजिएगा। जब क्वेश्चन कर दिया जाए कि विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 4 प्रकार। अब इसमें भेद कर दिया गया है कि नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण मैंने लिखा है, दूसरा गुणवाचक विशेषण, फिर तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और फिर अगला परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। तो ये 4 प्रकार हैं और यहीं से प्रश्न किए जाते हैं। कैसे प्रश्न किए जाएंगे ये मैं बताता रहूंगा आपको बीच बीच में। जैसे सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक। तो दोनों विशेषण मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले आप मौलिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में समझिए। जब मैं आपको कल सर्वनाम के बारे में बता रहा था, तो सर्वनाम में मैंने निश्चित सर्वनाम बताया था, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की से जो विशेषण बनता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण का हो सकता है कि एक नाम और भी है, कभी पूछ सकता है आपसे, संकेतात्मक विशेषण, संकेतात्मक। और इसी का एक नाम है निर्देशक विशेषण। तो ये नाम है, कभी आपसे पूछ सकता है कि कौन संकेतात्मक विशेषण है, या कौन निर्देशक विशेषण है, या कौन सार्वनामिक विशेषण है, ठीक। तो इसका 3 नाम है, आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। वैसे 90% तो सार्वनामिक नाम ही लेता है, लेकिन बाय द वे कभी पूछ लिया तो आप जाने रहिए। तो सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो आप जब निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु के नजदीक या दूर होने की बात निश्चित होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह और वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर यह और वह आता है तो आप क्या बताएंगे, यह और वह। देखिए, तो जब आपको सवाल पूछा जाए आपसे कि यह वह किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। समझ गए होंगे आप हमारी बात। पूछेगा कि यह लड़का अभी आया, ये वाक्य से भी पूछा जा सकता है और ऐसे शब्दों से भी पूछा जा सकता है। तो लिखेगा वह नौकर देर से आया, या वह अभी अभी आया, ठीक। तो जैसे आपको समझना क्या है कि यह और वह शब्द अगर आ रहा है
तो ये किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना है ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। और क्यों मौलिक है, क्योंकि ये मूल सर्वनाम से बना हुआ है, इसीलिए इसको मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब आपको मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम बताया था तो उसमें बताया था वह एक वचन है। किसका एक वचन है, ये आप देख लीजिएगा वीडियो में, ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का एक वचन है। ठीक, तो ऐसे ही आपको समझ लेना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वास्तव में ये संज्ञा है तो किस प्रकार की संज्ञा है, या सर्वनाम है तो कौन सर्वनाम है, तब आपको विशेषण पकड़ने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो आप रट सकते हैं लेकिन दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो ये दो शब्द आप ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा कोई शब्द आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं गया अभी तक फिलहाल। तो यह हुआ शब्दों का अगर प्रयोग कर रहा है तो आप समझिएगा यह यौगिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, मौलिक के बाद में दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो कभी ऐसे भी प्रश्न कर सकता है आपसे कि वो विकल्प में मौलिक सार्वनामिक विशेषण न दे और कह दे कि यह किस प्रकार का विशेषण है, तो वहां पर विकल्प में सार्वनामिक विशेषण आ सकता है, मौलिक हटा सकता है, यौगिक दे सकता है, तो यौगिक तो नहीं है। तो मौलिक या सार्वनामिक विशेषण ये विकल्प के आधार पर टिक किया जाता है। अगर विकल्प में दिया है तो टिक किया जाएगा, नहीं दिया है तो दूसरा विकल्प टिक किया जाता है। इसके बाद देखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यौगिक मतलब होता है कि कोई चीज जुड़ा हुआ है, योग हुआ है, यानी कि मूल सर्वनाम में अगर कुछ जुड़ता है तो उसे हम यौगिक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक, तो उसी यौगिक सर्वनाम से ही बना हुआ है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यानी कि इन शब्दों में अगर कुछ जुड़ता है, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा प्रत्यय उपसर्ग, तो प्रत्यय उपसर्ग का मतलब होता है कि अगर उसमें कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो वो यौगिक शब्द बन जाता है। जब आपको कभी मौका मिला मैं शब्द बताऊंगा तो शब्द के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं, आपने पढ़ा होगा, योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक, तो बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। तो हालांकि यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें अगर कोई उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ता है तब उसे हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और वो शब्द कैसा रहेगा, लिखा रहेगा यही, इसे, इन्होंने। ये शब्द देखिए ऐसे पूछेगा आपसे, ऐसा, वैसा, ये शब्द बता रहा है कि ये मूल सर्वनाम में कुछ जुड़ा है। मूल सर्वनाम में अगर कुछ जुड़ गया है तो क्या है, वो यौगिक है। यानी कि देखिए आपको हो सकता है ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, यही, इसे, इन्होंने, वैसा, उन्होंने, ऐसे बहुत शब्द मिलेंगे आपको जो मूल सर्वनाम में कुछ जुड़ करके लिखे जाते हैं, उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अच्छा, आपसे वाक्य से भी सवाल किया जा सकता है, शब्दों से भी सवाल किया जा सकता है। तो लिखेगा ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा, तो पूछेगा ऐसा किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको क्या बताना होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अगर यौगिक सार्वनामिक विशेषण विकल्प में नहीं दिया है तब क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हमको लगता है आप ये समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम गुणवाचक विशेषण पर आते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण जब आप पढ़ रहे थे भाववाचक संज्ञा, आपको याद होगा, तो भाववाचक संज्ञा में आपको मैंने बताया था कि ये ना तो दिखाई पड़ती है और ना स्पर्श कर सकते आप इसको। तो इसका मतलब है कि वो भाव है, तो उस भाव में कई प्रकार के विशेषण बनते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण पूछा गया है एक बार कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 प्रकार का विशेषण है। तो आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। ठीक, तो उसमें गुणवाचक में भी एक गुणवाचक है। ठीक, जैसे लिखा रहेगा कि कोई शब्द दे दिया और कह दिया कि इसको आप बताइए कि किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे कि गुणवाचक। ठीक, तो गुण आप समझ गए होंगे कि क्या है,
जैसे आप बोलते हैं, आपको जब मैंने बताया था कि जब मैं भाववाचक संज्ञा बताया था तो उसमें बताया था कि ईमानदारी, तो ईमानदारी संज्ञा है, यानी कि विशेष है। अब आप विशेष नहीं पढ़ रहे हैं, आप विशेषण पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस गुणवाचक विशेषण में ईमानदार लिख दूं, ईमानदार, तो ईमानदार से क्या बन गया, ये ईमानदार जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक, जैसे मैंने बोला था कि पापी, पाप एक संज्ञा है, और जब मैंने बताया था कि ये किस प्रकार की संज्ञा है तो आपको बताया गया था कि ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जब आप यहाँ गुणवाचक विशेषण में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाप लिख दिया जाएगा। पाप, झूठा, जब मैंने आपको बताया था कि झूठ क्या है, आपसे पूछ सकता है झूठ क्या है, तो गुणवाचक विशेष है, विशेष बोले तो संज्ञा है। अगर झूठा लिख दिया गया तो क्या होगा, विशेषण होगा। और विशेषण होगा तो किस प्रकार का विशेषण होगा, गुणवाचक होगा। जैसे दयालु, दयालु क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, यानी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे क्रोधी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, समझ गए होंगे आप। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, जिसे सच्चा लिख दिया जाएगा। सच्चा क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। और सच्चाई में लिख दूं अगर तो क्या है, वो विशेष है। विशेष बोले तो संज्ञा है। ठीक, समझ गए होंगे आप। यानी कि शब्द पूछेगा आपसे कि किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको छांटना होगा, और इसी थ्योरी से ही आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये गुणवाचक विशेषण मैंने बताया, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। तो आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कालवाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण शब्द से समय का बोध होता हो, काल का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कालवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक, जैसे कह दिया जाए आपसे कि आप बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, आप हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। पुराने स्टूडेंट का मतलब पुराना में समय कुछ आप दिए होंगे हमको, तो इसका मतलब है कि ये समय बता रहा है ना। तो पूछेगा पुराना किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना कालवाचक विशेषण है। ठीक, नया, पुराना, टिकाऊ, तो शब्द आप ध्यान में रखिएगा। नया, पुराना, टिकाऊ, ये उदाहरण है इसके। तो आपसे उदाहरण के माध्यम से समझना है। ऐसे हजारों शब्द मिलेंगे जिसमें समय का बोध होता होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये कालवाचक विशेषण है। अच्छा, कभी कभी वो काल विकल्प में न दे, वो डायरेक्ट गुण दे दे। ये गुणवाचक के भेद हैं। ये जो जितने भी सातों मैंने भेद लिखा है, ये गुणवाचक के भेद हैं। तो इसका मतलब क्या है कि विकल्प के आधार पर आपको टिक करना होगा। अगला देखिए स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण का मतलब है, जब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हम बता रहे थे तो मैंने बताया था कि अमेरिका स्थानवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, ये जितने भी स्थान है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर उसमें हम विशेषण जोड़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया अमेरिकी, अमेरिकी लिख दिया, इसका मतलब ये बता रहा शब्द कि इसमें ये व्यक्ति अमेरिका का है। जैसे हमने लिखा जापानी, तो क्या शब्द बता रहा है कि ये व्यक्ति जापानी, जापान का है। जैसे हमने कहा पंजाबी, तो पंजाबी जब पंजाब रहेगा तो विशेष रहेगा, और जब पंजाबी हो जाएगा तो विशेषण हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। जैसे हमने कहा कि लखनवी, तो लखनऊ का रहने वाला है। जैसे हमने कहा कि भारतीय, तो भारत का रहने वाला है। तो ये किसी स्थान का बोध करा रहा ना। तो यानी कि जिस विशेषण शब्द से किसी स्थान का बोध होता हो उसे हम स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, इसकी ये परिभाषा है। आपको बीच बीच में बोलता रहता हूँ परिभाषा, कि आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती हैं, आपको बताई जा सकती हैं। तो आप अगर एक इंटरेस्टेड होंगे तो आप शायद लिख लेंगे। ठीक है, ये तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना किसी चीज को गेन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो
ये आप समझ गए होंगे, किसी स्थान का जब बोध कराया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्थानवाचक विशेषण है। ठीक, इसके बाद देखिए आकारवाचक। आकार का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं कि ये तिरछा है कि सीधा है कि टेढ़ा है कि तिकोना है, ये इसका आकार होता है। ठीक है, आकार मतलब होता है कि सीधा है कि तिरछा है कि तिकोना है। जैसे भी आप बोलते हैं कि सुंदर है कि कुरूप है, बहुत लोग सुंदर को गुण मानते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये मैं शब्द नोट कर दे रहा हूं, जो सुंदर है, सुंदर, ये आकारवाचक विशेषण है सुंदर। ध्यान रखिएगा, गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपको दिखाई पड़े, वो जो दिखाई पड़ता है वही आकार होता है, चाहे वो जिस रूप में दिखाई पड़ता है। आप कैसे आंकड़ा लगाते हैं कि ये सुंदर है कि कुरूप है? क्योंकि आप देखते हैं, देख करके बताते हैं, इसलिए वो गुण नहीं है। गुण होता तो सभी लोग डेवलप कर लेते, सभी लोग मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चले जाते, सभी लोग यूनिवर्स में चले जाते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो ना कि गुण है, वो आकार है। आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल बहुत पूछा भी जाता है और पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दशावाचक। दशा मतलब होता है कि जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के दशा का बोध होता हो, उसे दशावाचक विशेषण कहते हैं। दशा का मतलब होता है कि जैसे आप आज मान लीजिए कि आज आप गरीब हैं, तो कल आप अमीर हो जाएंगे। ठीक, अगर आप आज गरीब हैं तो कल आप मान लीजिए एसडीएम हो गए तो क्या बन जाएंगे? कल आप समीक्षा अधिकारी हो गए तो क्या हो जाएंगे? अमीर नहीं हो जाएंगे। तो आपकी दशा बदल गई। आप जैसे कहते हैं कि ये कुत्ता पालतू है, पालतू है तो वो तो बनाया गया, उसकी दशा वो है नहीं, वो तो जंगली जानवर है, तो जंगली है तो यानी कि वो जंगली है कि पालतू है, ये उसकी दशा है। इसे लोग तोता पाल लेते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, तो वो क्या है? वो एक दशा उसकी है। तो जब जिस विशेषण शब्द से किसी दशा का बोध होता हो तो उसे क्या बोलेंगे? दशावाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा। अमीर है, गरीब है, रोगी है कि निरोगी है। जैसे आप रोगी आदमी है इस समय, तो निरोगी हो सकता है। ठीक, आज वो मानिए कोई चीज घना है तो विरल भी हो सकता है, ये उसकी दशा है। समझ गए होंगे आप। इसके बाद में देखिए रंगवाचक। दुनिया में जितने भी रंग हैं वो रंगवाचक विशेषण, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, आसमानी, जितना भी रंग आप जानते हैं वो क्या है? वो रंगवाचक विशेषण है। समझ गए होंगे आप कि जैसे पूछेगा आपसे कि काला किस प्रकार का विशेषण है, तो रंग, बहुत आसान है। लेकिन इसमें जब इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, जैसे आपसे कहेगा धुंधला, धुंधला किस प्रकार का विशेषण है? तो ये भी एक रंग है, बस उड़ गया है। फीका, चमकीला, ठीक, ये क्या बता रहा है? ये कोई रंग था, उड़ गया है, तो ये क्या है? सुनहला, ये भी रंगवाचक विशेषण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुनहला किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे कि रंगवाचक विशेषण है। ठीक, इसके बाद में देखिए सवाल पूछा जाता है अगला, ये द्रष्टव्यवाचक लिखा है। ठीक, आप ध्यान में रखिएगा। द्रष्टव्यवाचक मतलब होता है किसी विशेषण को कम कर देना, कोई विशेषता है उसको कम कर देना, तो उसको बोलते हैं द्रष्टव्यवाचक। द्रष्टव्य का मतलब होता है किसी विशेषता को कम कर देना। जैसे हमने लिख दिया छोटा सा, छोटा, और बीच में क्या लगा दिया? हाइफन लगा दिया, छोटा सा। ये किसी प्रकार के विशेषण में सा अगर जुड़ गया या सी जुड़ गया तो आपको समझना है ये द्रष्टव्यवाचक विशेषण है। जैसे हमने लिख दिया सुंदर सा, सुंदर सा, ठीक, या हमने लिख दिया बड़ी सी, ये बताता है कि ये द्रष्टव्य है, किसी विशेषण को कम कर दे रहा है। ठीक, ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि छोटा सा यानी किसी प्रकार का विशेषण हो,
अगर उसकी विशेषता को कम कर रहा है तो वो द्रष्टव्यवाचक विशेषण है, और उसमें ऐसे ही हाइफन लगाकर सा या सी जोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए होंगे गुणवाचक विशेषण। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखा है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखा है। ठीक, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये देख रहे होंगे आप कि 5 प्रकार का लिखा गया है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं 5 प्रकार का होता है। ठीक, इसके बाद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक बोले या परिमाण बोधक बोले, दोनों शब्द का मतलब एक होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो मित्रों ठीक है, आप इतना देखिए। इसके बाद में मैं कल इस पर कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद में आप थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो, आपके काम का वीडियो हो, आपको के लिए उपयोगी हो, तो आप जरूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।